अरे होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा। ओए होरी, अरे इसे का नाच थी बंदरा लेके बेसे नाच बहुत बड़का एकदम अपने सुर और ताल में गा रहे हैं। बढ़िया से नाच। अच्छा हम बेसे गावाती बेसे नाच। हाँ होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा। होरी खेले रघुवीरा अवध में होरी के। भाई क्या हो रहा है? जोहार दीदी, जोहार जोहार। जोहार जोहार। लगता है आप लोगों पे ही होली का खुमार चढ़ा हुआ है। का दीदी फगुआ में होली कर खुमान चकता तो कहिया चकता और का। हाँ तो चलो चलो पहले अपने दर्शकों का भी तो स्वागत करें। हाँ जरूर जरूर दीदी। जोहार किसान भाई बहन जोहार। आप लोगों को हमारी ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में चलाई जा रही है बीज विनिमय योजना। सर्पगंधा की खेती कर हो सकते हैं लाभान्वित। छोटे मोटे कृषि कार्यों के लिए बेहतर है खुरपी। कृषि के विकास और किसानों के कल्याणार्थ राज्य में कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है बीज विनिमय योजना। इस योजना के तहत किसानों को लैंप्स के माध्यम से प्रमुख अनाजों के उन्नत बीज 50% अनुदान में मुहैया कराए जाते हैं। हम लोग किसानों को खरीफ में और रबी में बीज देते हैं 50% अनुदान में, और ये लेम्स के माध्यम से होता है। और हम लोग किसानों को खरीफ में भी दिए और रबी में 400 क्विंटल हम लोग गेहूं इस बार किसानों को दिए हैं। किसान भाइयों, वैसे तो चने की फसल हमारे प्रदेश में कई जगहों पर तैयार हो चुकी है या तैयार होने की अवस्था में है, परंतु जो किसान देर से चने की बुआई किए हैं वे बेहतर पैदावार के लिए फूल आने से पहले खुटाई करें। इससे बहुत तरह के लाभ होते हैं। वे लाभ क्या हैं बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। चना देर से लगाए हैं तो उसमें अगर फूल आने में देर है तो आप उस चना के पौधे में खुटाई अवश्य करें। खुटाई निपिंग मतलब कि ऊपर का जो है भाग वो तोड़ लें, जिससे कि फूल ज़्यादा आए और ज़्यादा उसमें ब्रांचिंग हो और जिससे कि आपका उत्पादन ज़्यादा होगा। उच्च रक्तचाप, मानसिक असंतुलन, दस्त और सांप काटने इत्यादि के लिए दवा बनाने में सर्पगंधा के जड़ों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसके जड़ों की मांग देश विदेश के बाजारों में बहुत है। सर्पगंधा की खेती कर राज्य के किसान अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। सर्पगंधा की RS1 प्रभेद बेहतर उत्पादन देती है। इस प्रभेद को लगाकर राज्य के किसान लाभान्वित हो सकते हैं। RS1 सर्पगंधा के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माना जाता है। औषधीय पौधों की खेती करने वाले कृषक अप्रैल से मई माह तक इस प्रभेद के बीजों की बुआई नर्सरी में कर सकते हैं। समुचित जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सर्पगंधा के लिए उपयुक्त होती है। खेत की अच्छी जुताई कर जैविक खाद इत्यादि मिलाकर उसकी तैयारी कर लें। 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और अन्य उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 8 से 10 क्विंटल सर्पगंधा की सूखी जड़ प्राप्त की जा सकती है। अरहर की फसल में फूल और फल लगने के समय फली छेदक और पत्ते खाने वाले कीट ज्यादातर नुकसान पहुंचाते हैं। नियंत्रण के अभाव में फसल नष्ट हो जाती है और किसानों को हानि उठानी पड़ती है। इन कीटों से अरहर की फसल को बचाने के लिए कृषक कौन से उपाय करें, आइए जानते हैं बेहतर तकनीक में। किसान भाइयों, अभी आपका राहड़ में फल बनने का समय भी आ गया है। कुछ फूल भी दे रहा है लेकिन फल बनने का समय में आ गया है, और इसमें आपका फली छेदक कीट, पत्ता खाने वाला कीड़ा, इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा रहता है राहड़ में। तो इसके लिए किसान भाइयों क्विनल फर्स्ट की दवा आता है, इसका आप 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव कर दें और पुनः ही 10 दिन के अंतर पर दोबारा कर दें। तो इससे आपका फल छेदक राहड़ में फल छेदक कीट से नियंत्रण पाया जा सकता है। बागीचों, खेतों में छोटे मोटे कार्यों के लिए बहुत ही उपयोगी उपकरण है खुरपी।
ये दिखने में तो काफी छोटी होती है, परंतु इससे अनेक तरह के काम लिए जा सकते हैं। ये सामान्य और छोटा सा दिखने वाला यंत्र खुरपी है। खेतों, बागीचों में इसकी उपस्थिति किसानों का बहुत सहयोग करती है। मिट्टी फोड़ने, मिट्टी पलटने, पौधा उखाड़ने, खरपतवार निकालने इत्यादि कई प्रकार के काम इससे लिए जा सकते हैं। 10 इंच के इस उपकरण में आगे लोहे का फाल लगा होता है और पीछे 5 इंच का लकड़ी का हथौड़ा लगा होता है। कृषि समाचार में अब बारी है कृषि जगत के एक सफल व्यक्तित्व से मिलने की। तो आइए मिलते हैं सफल किसान से। हम लोग कृषि का काम करते हैं, खेती का, उसमें बीज उपचार का काम हम लोग का गांव में हो रहा है और हम लोग अच्छे ढंग से कर रहे हैं और उसी से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में कुछ प्रमुख अनाजों जैसे चावल, गेहूं और मक्का इत्यादि को छोड़कर दूसरे अन्य अनाजों में पिछले कुछ समय से चली आ रही तेजी में फिलहाल कमी की संभावना नहीं बन रही है। उधर सब्जी मंडियों में भावों को लेकर फिलहाल स्थिरता बनी हुई है, परंतु बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में सब्जियों में तेजी संभव है। वहीं आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1,400 रुपए से लेकर अधिकतम 2,200 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2,240 रुपए से लेकर अधिकतम 3,200 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1,500 रुपए से लेकर अधिकतम 1,850 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5,800 रुपए से लेकर अधिकतम 6,900 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4,400 रुपए से लेकर अधिकतम 5,600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3,400 रुपए से लेकर अधिकतम 4,700 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8,400 रुपए से लेकर अधिकतम 9,600 रुपए। आलू न्यूनतम 800 रुपए से लेकर अधिकतम 1,000 रुपए और प्याज न्यूनतम 1,600 रुपए से लेकर अधिकतम 2,100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। दादा दादा, अरे दादा, अरे क्या हुआ रे भक्ता? हम तो बर्बाद हो गए दादा। अरे कौन आता है भक्ता? दादा, हमारे फसल को पाला मार दिया दादा। सब फसल बर्बाद हो गया, कैसे करेंगे? बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ? रो कह रहे हैं? बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी? आप कह रहे हैं, बताइए ना। हम बर्बाद हो गए बेटा, पूरा फसल को पाला मार दिया, पूरा फसल बर्बाद हो गया बेटा।
अब हम महाजन का कर्ज और ब्याज कहाँ से चुकता करेंगे? बाबूजी हम सब कर्ज चुका देंगे। तू कहाँ से चुकता कर पाएगा बेटा? बाबूजी मैंने हमारे फसल का बीमा करवा लिया था। फसल का बीमा? हाँ बाबूजी, सरकार ने किसानों की मदद के लिए कृषि बीमा योजना चलाई है। हाँ, ये कृषि बीमा योजना हमारे लिए जीवन दान की तरह है। विराम के बाद आप सभी का इस अंक में फिर से स्वागत है। अरे किशन दा, लगता आज गीता दी ने कोई बहुत बढ़िया जानकारी देने वाली है। तो तुके क्या बुझात हो? आज से पहले जो जानकारी देवत रहे दीदी से खराब रहे का? हाँ बोलिए। मेरा कहने का मतलब दीदी वो नहीं था, मतलब। अरे चुप, वो नहीं था। हाँ चुप कर। देखिए आप लोग लड़िए मत, आज हम सचमुच एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं और वो है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में मछली पालन के बारे में। वाह! अब मछली लेके उछल मत, बैठ आराम से। हाँ दीदी बोलूं। तो आइए इसकी और विस्तार से जानकारी लेते हैं और मिलते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर असद हुसैन से और उनसे बातचीत कर रहे हैं नरेश पौराणिक। मछली व्यवसाय आज बहुत बड़ा व्यवसाय के रूप में सामने आया है और वैज्ञानिक तकनीक अपनाकर इस व्यवसाय से हम बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। मछली पालकों के व्यवसाय को और बढ़ाने हेतु केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। अगर झारखंड के परिवेश में मछली पालन की बात करें तो बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पर हैं। यहाँ के 3 शहरों जिनमें धनबाद, गिरिडीह और जमशेदपुर में फिश मार्केट बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के द्वारा है। मछली पालन का व्यवसाय एक ऐसा है जिसे हम लोग जलित खेती भी कहा जाता है और झारखंड के परिवेश में इसका अगर हमारे किसान भाई खेती बाड़ी और पशुपालन के साथ करें तो इसमें बहुत अधिक आमदनी है। इसीलिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा अभी इस संबंध में बहुत ही ध्यान आकृष्ट किया जा रहा और माननीय हमारे कृषि मंत्री महोदय हैं, उन्होंने अभी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कुछ दिन पहले आए हुए थे तो उन्होंने एक मीटिंग में बल्कि बोला भी था कि झारखंड के 3 शहरों में जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में यहाँ पे आपका मछली फिश मार्केट बनाने के लिए मछली व्यवसाय को सफल बनाने के लिए बहुत सारी बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। अगर प्राथमिकता की बात करें तो सबसे पहले तालाब की तैयारी महत्वपूर्ण है। तालाब को हमेशा आयताकार आकार में बनाएं। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 होनी चाहिए। तालाब को हल्का ढालू नुमा रखना चाहिए जिससे जो किनारे की मिट्टी होती है वह बहुत उपजाऊ होती है। अगर कोई मछली पालक पुराने तालाबों में मछली पालना चाहते हैं तो सबसे पहले उस तालाब में मौजूद कीचड़ को साफ कर उसमें साफ पानी देना चाहिए जिससे मछलियों के रहने के लिए माहौल अनुकूल बन सके। तो हमारे किसान भाई अगर जैसे मछली पालन का व्यवसाय करना चाहते हैं सबसे पहले उसके तालाब की तैयारी होनी चाहिए। कभी कुछ किसान भाई ऐसे भी उसके लिए तालाब का जो आकार है वो आयताकार होना चाहिए और उसका आयताकार में भी अनुपात हो सके, लंबाई और उसकी चौड़ाई का अनुपात 3 भाग लंबाई होनी चाहिए और उसका 1 भाग चौड़ाई, मतलब 3:1 जिसको बोला जाए वो होना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे उसमें तालाब की जो गहराई है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए हमारे किसान भाइयों को, क्योंकि तालाब की गहराई जैसे है कि चाइना में जो मछली पालन होता है वो सीधे एकदम सीधा दीवार गहरा होता है, लेकिन हमारे परिवेश में जहाँ पे किसान भाई मछली पालन करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि तालाब थोड़ा सा ढालूनुमा बनाएं और ढालूनुमा तालाब बनाएंगे तो जैसे उसकी मिट्टी जो निकलेगी उस मिट्टी को वो किनारे पे, क्योंकि वो तालाब बनाने के समय में या पुराने तालाब से अगर वो नए तालाब पुराने तालाब को पुनः वो जीर्णोद्धार कर रहे हैं, वो नीचे में अगर कोई काई लग गई है तो उस काई को या गर्मी के बाद या गर्मी जब प्रचंड पड़ रही है उस समय अगर तालाब सूखने वाली स्थिति है और पुनः अगर उसमें मछली पालन करना है तो उसमें जो नीचे में जो कीचड़ है उसे कम से कम साफ़ कर दिया जाना चाहिए। आमतौर से झारखंड में 6 प्रकार के मछली का पालन बड़े पैमाने पर किया जाता है जिनमें सिल्वर कार्प, कतला, रोहू और मृगल प्रमुख हैं। जल की ऊपरी सतह पर सिल्वर कार्प और कतला, बीच वाली सतह पर ग्रास कार्प और रोहू तथा निचली सतह पर कॉमन कार्प और मृगल मछलियां रहती हैं। ऊपरी सतह की मछली का अनुपात 30%, बीच वाली सतह पर 30% तथा निचली सतह वाली मछली का अनुपात 40% होना चाहिए। किसान भाई को कम से कम जो भी अगर एक मिक्स्ड जो मछली पालन होता है उसमें 6 विभिन्न प्रकार की मछलियां डाली जाती हैं और ये मछलियां जो हैं सो 6 प्रकार की मछलियों में सबसे जो ऊपरी सतह में जो रहने वाली मछली है उसका नाम है आपका सिल्वर कार्प एंड कतला। जो बीच में जो रहती है वो है आपका ग्रास कार्प और
रोहू, और सबसे नीचे वाले में जो रहती है वो है कॉमन कार्प और मृगल। तो सबसे ऊपरी सतह में जो 2 प्रकार की मछली जो सामान्य अवस्था में पाई जाती है वो उसका अनुपात होना चाहिए 30%। बीच में जो सतह में जो मछली पाई जाती है जो कॉमन कार्प और रोहू, उसका अनुपात होना चाहिए 30%। और सबसे नीचे जो सतह में जो मछली पाई जाती है वो आपका ग्रास कार्प और दूसरा जो है ग्रास कार्प और मृगल है, इसका अनुपात 40% होना चाहिए। नर और मादा मछली में बाहरी तौर पर निषेचन होता है और अंडों का विकास 72 घंटे में होता है, जिसे स्पॉन कहते हैं। स्पॉन एक जगह झुंड में अंडे के आकार का होता है, जिसे आम भाषा में मछली का जीरा भी कहा जाता है। यह 15 से 20 दिनों में फ्राई बन जाता है, जिसकी लंबाई 1 इंच होती है। बाद में सही देखभाल से 3 से 4 महीने में यह फिंगरलिंग जैसा 3 से 4 इंच का हो जाता है। जिन मछली पालकों के पास मौसमी तालाब हैं, वो मछली के फ्राई से फिंगरलिंग तक का पालन कर सकते हैं। जिनके पास बड़े तालाब हैं, वे फिंगरलिंग को अपने तालाब में पालकर 8 से 10 महीनों में 700 ग्राम से लेकर 1 केजी तक की मछली प्राप्त कर उनकी बिक्री करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। मछली पालन में चूँकि ये विभिन्न चरणों में होता है, सबसे पहले तो हमारे किसान भाई ये जाने कि जब नर और मादा मछली अगर तालाब में जब छोड़ा जाता है तो उनका जो प्रजनन होता है वो बाहरी प्रजनन होता है। समय आने पे जो है जो मादा मछली होती है वो अंडे का निःसरण करती है और नर से उसके जो स्राव होता है वो फिर उसका जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन, वो बाहरी होता है। उसी के समझिए कि ठीक 72 घंटे के बाद जो है सो वो अंडे से जो फर्टिलाइज एक रहता है या निषेचित अंडा रहता है, उस अंडे से आपका जो स्पॉन जो होता है वो बनता है 72 घंटे के बाद। और उस स्पॉन के बाद जो स्पॉन जो बनता है, जिसे हम लोग मछली का जो जीरा बोलते हैं, उस स्पॉन के बाद फिर 15 से 20 दिनों के बाद वो आपका ये बनता है, फ्राई बनता है। जिसके फ्राई को पहचानने के लिए किसान भाई स्पॉन तो देखेंगे किसान भाई, तो एक जगह झुंड में रहेगा, वो अंडे का आकार का या पानी में थोड़ा सा गाढ़ा जैसा रहेगा। और जो उसके जो अब देखेंगे 15 से 20 दिन के बाद जो बनता है उसे फ्राई कहते हैं, जिसका आकार जो है सो लंबाई में 1 इंची होता है। उस 1 इंची के बाद फिर आप देखेंगे कि 3 से 4 महीने के बाद वो फ्राई जो है वो फिंगरलिंग सा हो जाता है, जिसका आकार 3 से 4 इंच होता है। मतलब फ्राई हो गया आपका 1 इंच आकार का और फिंगरलिंग हो गया वो 3 से 4 इंच आकार का। मछली पालन के लिए कुछ बुनियादी बातों पर भी नज़र रखनी चाहिए। समय समय पर तालाब को साफ करते रहना चाहिए। मछलियों के लिए विटामिन मिनरल मिक्सचर डालते रहना चाहिए, जिससे मछलियाँ स्वस्थ रहें। जल में गोबर डालना चाहिए, जिससे मछलियों को जैविक खाद मिलता है, लेकिन गोबर भी संतुलित मात्रा में डालना चाहिए और समय समय पर पानी की रिसाइकलिंग करते रहना चाहिए। व्यावसायिक रूप से मछली पालन हेतु 1 एकड़ के तालाब में या 1 हेक्टेयर में 25,000 मछली का जीरा तथा 6,000 3 से 4 इंच वाले फिंगरलिंग का पालन करना लाभदायक होता है। स्पॉन 80,000 से 1 लाख की संख्या में प्रति हेक्टेयर की दर से तालाब में पालना चाहिए, मगर इसमें 30 से 40% स्पॉन मर जाती हैं। वैज्ञानिक विधि अपनाकर मछली पालन करने से हम इनकी मृत्यु दर की संख्या में कटौती कर सकते हैं और कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ये हैं श्रीमान भोलू भाई, ये हैं श्रीमान समझू भाई। भोलू भाई हैं बड़े ही भोले, समझू भाई हैं बड़े ही सुलझे। भोलू भाई ने सब्जी लगाया, समझू भाई ने भी सब्जी लगाया। भाई समझो, हाँ? तुम भी टमाटर लगाए और हम भी टमाटर लगाए। हाँ? तो क्या तुम्हारी और मेरी जमीन बराबर है, फिर तुम पैसा ज्यादा कैसे कमाए? अच्छा भाई भोलू, एक बात बताओ, तुम बीज टमाटर के कौन से लगाए? अरे वो बताओ बताओ। अरे जो मिला वही लगा दिए। यही तो बात है भोलू, अब जो भी बीज लगाने से काम नहीं चलेगा। उन्नत किस्म के बीज लगाओ और पैदावार बढ़ाओ। जी हाँ, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर सफल एवं अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्म के बीज अपनाएं। धनो? हाँ भाई मनु। ये बिरसत हमेशा मोबाइल में लगा रहता है। बताओ कितना कम चोरी करता है, फिर भी इसकी फसल लहलहा रही है, ऐसा क्यों? जरूर दाल में कुछ काला है। हाँ भाई धनु, काला तो है। अरे भाई, दाल में कुछ काला नहीं है। हम तो किसान कॉल सेंटर में बतिया रहे थे। किसान कॉल सेंटर? हाँ, किसान कॉल सेंटर। सरकार ने किसानों की मदद के लिए ये किसान कॉल सेंटर बनाए हैं। कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो 1800-180-1551 पर फोन कर सकते हो। अब फोन का पैसा नहीं लगता है? अरे नहीं, ये बिल्कुल मुफ्त है। तुम सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं, और वो भी साल के 365 दिन।
अच्छा गीता दीदी, हाँ। अगला जानकारी क्या है के? अगली जानकारी है अमरूद की सघन बागवानी के बारे में। सघन बागवानी? अरे सघन बागवानी मैंने सघन बागवानी और का दीदी? तो अमरूद के सघन बागवानी के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर नसीम से, जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी भानु घोष। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमने आपके लिए विषय रखा है अमरूद की सघन बागवानी, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर पश्चिमी सिंहभूम के विशेषज्ञ मोहम्मद नसीम जी। आइए इनका स्वागत करते हैं। नसीम जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। ठीक है, धन्यवाद। नसीम जी, जैसा कि आज का हमने विषय लिया है अमरूद की सघन बागवानी, तो इसके विषय में आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि सघन बागवानी करने के लिए किन किन बातों पर वो ध्यान देंगे। सघन बागवानी का मतलब यह है कि आप प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादकता कैसे बढ़ाएं। परंपरागत तरीके से हम अमरूद को 5 मीटर दूरी में लगाते हैं, पौधा से पौधा और कतार से कतार। तो सघन बागवानी में यह होता है कि हम नज़दीक में लगाते हैं, 2 मीटर 1 मीटर दूरी में लगाते हैं। इससे पैदावार अच्छी होती है और करीब परंपरागत तरीके से जो हम खेती करते हैं और फिर सघन बागवानी जो करते हैं उसमें 250% उत्पादकता बढ़ जाता है। अगर इस तरह खेती करेंगे किसान भाई तो प्रति हेक्टेयर 50 टन पैदावार होती है अमरूद की। तो इसके लिए आप उसकी तैयारी करने के लिए, उसको लगाने के लिए आप 2 मीटर 1 मीटर में आपको गड्ढा खोदना होगा और गर्मी शुरू गर्मी के मौसम में जैसे अप्रैल मई में गड्ढा आप बना दीजिए 2 फीट 2 फीट 2 फीट 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा, 2 फीट गहरा। उस गड्ढे को बनाने के बाद उसमें जैसे बरसात होता है तो बरसात के टाइम में उसमें खाद वगैरह मिला दीजिए, जैसे 10 किलो कंपोस्ट, 2 किलो करंज खल्ली, 300 ग्राम NPK जो खाद है उसको मिला के गड्ढा को भर देंगे और मानसून ब्रेक जब होता है उसके बाद 1-2 बार पानी पड़ने के बाद उसमें पौधे को लगा देते हैं। 2 महीना के बाद उसको 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई में उसको काट देते हैं, छटाई कर देते हैं। उसके बाद फिर 3 से 4 महीना में जो फिर उसमें 3-4 सूट निकलता है उसको फिर 50% काट देते हैं और 5 से 6 महीने में फिर उसका 50% काट देते हैं। और इस तरह सघन खेती जो करते हैं इससे जो प्राकृतिक संसाधन का उचित इस्तेमाल होता है। कम एरिया में आप अधिक पैदावार ले सकते हैं और उत्पादकता बढ़ जाती है। किसान भाइयों, इस तरह करके आप सघन फार्मिंग कर सकते हैं और इसका इच्छित परिणाम आया है और पैदावार में इजाफा होता है। अमरूद एक लंबी वृक्ष होती है, बहुत बड़े वृक्षों में तब्दील हो सकती है, तो इसके देखभाल के लिए हमारे किसान भाई किन किन बातों पर ध्यान देंगे? उसमें आप सिंचाई वगैरह करते रहें, जाड़े में 3 हफ्ते में 1 दिन करें, फिर गर्मी में 3-4 दिन में सिंचाई करें, निकाई गुड़ाई करते रहें। उसके बाद अक्टूबर और अप्रैल महीने में उसकी कटाई छटाई करें। कटाई छटाई में उसको हम ट्रेंड करते हैं, फिर छांटते हैं, 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर छांट देते हैं। उसको ऊंचाई में ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देते हैं। यह कटाई छटाई करने से उसमें ब्रांचिंग होता है, ब्रांचिंग में फूल आता है और फल आता है। इसमें यह फ़ायदा होता है कि बहुत नज़दीक में आपको फल मिलता है और उसके इस सघन खेती में किसी भी प्रजाति का आप अमरूद का पौधा लगा सकते हैं और इससे तोड़ाई में भी आसानी होती है और फिर उसमें जो कीट व्याधि जो लगता है उसका भी नियंत्रण के लिए कीट अगर लगता है तो उसमें कीटनाशक जैसे साइपरमेथ्रिन है 2 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करते हैं, जिससे कीट का नियंत्रण हो जाता है। और उसके बाद व्याधि अगर लगता है तो उसमें बेवेस्टिन 2 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करने से पौधा वगैरह स्वस्थ रहता है। 40 सेंटीमीटर के ऊंचाई तक तना को जो साइड में ब्रांचिंग होता है उसको हम लोग हटाते रहते हैं। इस तरह करके बहुत अच्छा परिणाम मिलता है और परंपरागत तरीके से 250% इसमें वृद्धि देखी गई है।
तो किसान भाइयों से हम गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि सघन खेती पर आएँ और परंपरागत तरीके में ज़्यादा मैंने ज़मीन का बेकार रह जाता था। इसमें प्रति इकाई उत्पादकता बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है और झारखंड फलों के लिए जो क्लाइमेट है, मिट्टी है, बहुत मैंने सूटेबल है। इसलिए यहाँ गुणवत्तापूर्ण फल मिलता है, आम का, अमरूद का, लीची का। इसीलिए इस पर ज़्यादा जोर दें। जनरली जैसे खाद्यान्न फसल है, सीरियल है, दलहन है, तेलहन है, इसके बावजूद फल वगैरह पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए फल की खेती को बढ़ावा देने के लिए आम में, अमरूद में सघन खेती करें। तो आम में भी इसका खेती कर सकते हैं, सघन खेती, अमरूद में भी कर सकते हैं, लीची में भी कर सकते हैं, नाशपाती में कर सकते हैं। तो इस तरह करके बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं और यह उत्तम गुणवत्ता वाला, गुणवत्तापूर्ण यहाँ झारखंड की मिट्टी से फल बनता है। इस पर किसान भाई अपना ध्यान दें और अधिक से अधिक मैंने लाभ कमाने की कोशिश करें, ताकि मैंने आप चारों तरफ से खेती बाड़ी से फल, सब्जी, दलहन, तेलहन, लाह तसर, हर तरह से आप मछली पालन, दुग्ध पालन, इसकी खेती करके आप अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं और आमदनी को बढ़ा सकते हैं। नसीम जी, ये तो आपने बात बताई कि सघन खेती के बारे में किन किन बातों पर ध्यान रहता है। अक्सर देखते हैं या हम ये कह सकते हैं कि झारखंड में दीमक का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। तो अमरूद चूँकि लंबी अवधि का वृक्ष होता है, तो इसकी रोकथाम के लिए हमारे किसान भाई किन किन बातों पर ध्यान दें? दीमक का प्रकोप तो बहुत ज़्यादा होता है। इसमें थाला के पास निकाई गुड़ाई करके उसमें क्लोरपायरिफॉस एक दवा का नाम है, लिंडन एक दवा का नाम है। तो इसका 20 से 25 ग्राम हर थाला में देने के बाद कि यह दीमक का नियंत्रण होता है। इसीलिए जब भी मैंने आपको लगे कि दीमक वगैरह का प्रकोप हो रहा है तो क्लोरपायरिफॉस दवा खरीद के उसका इस्तेमाल करें और मिट्टी में इसको मिलाएं। और अमरूद में एक गुजिया कीट होता है जिसको मीलीबग बोलते हैं, जिसका उजला तंतु में वो ढका रहता है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। गुजिया कीट के नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफॉस एक कीटनाशक है, उसका छिड़काव करने से जैसे 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करने से गुजिया कीट का नियंत्रण होगा और इस तरह आप अपने बागान को सुरक्षित रख सकते हैं। नसीम जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी अमरूद की सघन खेती के बारे में। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि नसीम जी द्वारा बताए गए तरीकों को आप अपनाएंगे और अधिक से अधिक उत्पादन पाएंगे। नसीम जी आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत जोहार। किसान भाई बहनों, आज के लिए बस इतना ही। हाँ किसान भाई बहन मान, अगला अंक में हम इन और मतलब बेस जानकारी लेकर आओ। हाँ किसान भाइयों, और कृषि संबंधी किसी भी समस्या या जानकारी के लिए आप हमें सीधे पत्र भी लिख सकते हैं। तो पत्राचार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा उप महानिदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। और हमारी पिन संख्या है 834001। हाँ और मन ठहरू और मन के को बहुत बेस जानकारी देवे के है। होली बहुत ही बेस त्यौहार है, इकर में रौरे में लड़ाई झगड़ा मत करूँ और हाँ सूखा होली खेलू रौरे मन। और इकरे साथ रौरे मन हम इनके विदा देव। जोहार। होली है।